करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 15। तो ये वर्कशीट आपकी एसएसटी की आई है, 8th क्लास की है। इससे पहले आप लोग अच्छे से लेबल कर लेंगे, ये आपका चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। और डेट वेट डाल के अपना नाम, अपनी क्लास टीचर का नाम, ये सब चीज़ें आप लोग लिख लेंगे। हम यहाँ क्या लिखा है, सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंपनी आर्मी। अब आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से इन्होंने नए एडमिनिस्ट्रेशन को बनाया और किस तरह से कंपनी ने अपने आर्मी को बनाया। तो देखिए ये बहुत लंबा चौड़ा होने वाला है, मैं आपको समराइज कर देती हूँ इसको। तो यहाँ देखिए बोलते हैं कि सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये वॉरेन हास्टिंग्स जो थे, ये एक गवर्नर जनरल थे। इन्होंने हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों को पावरफुल बनाने में बहुत अहम रोल अदा किया है। और उसके बाद इन्होंने जो उस वक्त की सबसे मेन पावर्स थी, यानी कौन कौन सी जगह, ये देखिए ब्रिटिश टेरिटरीज जो थी वो कौन कौन सी थी आपकी, वो थी आपकी बंगाल, मद्रास यानी चेन्नई, और बॉम्बे यानी जो आजकल मुंबई है, ठीक है। तो ये 3 जगह इन लोगों ने बहुत जल्दी कब्जा कर ली थी और यहाँ पर पूरी तरह से रूल करने लगे थे। इसके अलावा जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ये पहले गवर्नर जनरल थे जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ भी ध्यान दिया। और उसके अलावा इन्होंने न्यायालय बनाए, यानी कि कोर्ट्स वगैरह बनाए। इन्होंने कहा कि हर एरिया में 2 कोर्ट्स होने चाहिए, एक क्रिमिनल कोर्ट होना चाहिए और एक सिविल कोर्ट होना चाहिए, ठीक है। क्रिमिनल कोर्ट को क्या कहा जाता है, फौजदारी, और जो आपके सिविल कोर्ट्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, आपका क्या नाम है, दीवानी। तो इस तरह से इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में 2-2 कोर्ट्स बनवाए। कोर्ट समझ रहे हैं ना, आपका न्यायालय। इसी तरह से इन्होंने बहुत सारे और बड़े बड़े काम करे, ख़ास तौर से मतलब इन्होंने न्याय की तरफ और इसको बनाने की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। उसके बाद देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने इंडियन इसमें एक आदमी बनाया जिसका नाम था कलेक्टर, ठीक है। उसका क्या काम था, उसका मेन काम था कि सब जगह से टैक्स और रेवेन्यू वगैरह को कलेक्ट करना, ठीक है, और लॉ को मेंटेन करना, यानी कि जो भी कानून है, नियम है, उनको बनाए रखना। और इसके अलावा यहाँ पे इसका क्या काम था कि जज, पुलिस, इन सब के ज़रिए बना के रखना। और इस ऑफिसर का मेनली जो काम था वो यही था कि सब जगह से टैक्स वैक्स ला के वसूल करके रखना और कंपनी को जाके देना। अब उसका लिखा है द कंपनी आर्मी। अब कंपनी ने अपनी आर्मी कैसे बनाई, तो देखिए यहाँ लिखा है ब्रिटिश यूज टू कॉल आर्मी स्पॉन्चेज, यानी आर्मी। तो अब ये आर्मी हो गई वहाँ की सिपाही जिन्हें बोला जाता था। इसी तरह से वहाँ पे मुग़ल की आर्मी भी थी मेनली, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुग़ल आर्मी और कंपनी की आर्मी में फ़र्क दिखाया गया है कि दोनों में क्या डिफरेंस था। इसको जान लेते हैं अच्छे से, क्योंकि देखिए ये मेन क्वेश्चन है, ये आपके अक्सर पेपर में भी आते हैं कि मुग़ल आर्मी और कंपनी की आर्मी में क्या डिफरेंस था। तो देखिए जो मुग़ल आर्मी थी ये मेनली जो है मतलब पैदल चलती थी या घोड़े पे चलती थी, जबकि इनकी आर्मी हमेशा पैदल ही होती थी। इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल, ठीक है। उसके बाद कैलरी डोमिनेशन बट इन्फेंट्री नॉट लार्जर नंबर, यानी कि इनके जो घोड़े वगैरह से चलने वाले थे वो बहुत ज़्यादा लोग थे, लेकिन इन्हें जो है क्या नाम है, पैदल चलने वाले थोड़े कम थे। और ये वैसे भी बहुत ज़्यादा ट्रेन वगैरह तो होते नहीं थे, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा, लेस नंबर ऑफ कामली बट मोर इन्फेंट्री, यानी कि इनके जो थे वो घोड़ा गाड़ी इससे चलने वाले कम थे, जबकि पैदल चलने वाले ज़्यादा थे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे ट्रेन सोल्डर इन आर्ची एंड यूज ऑफ द स्लॉट, यानी कि इनके जो सोल्जर थे वो या तो फिर तीर को चलाते थे, तीर कमान को, या फिर तलवार को, है ना। और वर्ड सोल्डर वर ट्रेंड बाय आर्मी किससे थे, विद द गन, यानी इनके जो थे वो क्या चलाते थे, गन चलाते थे। उसके बाद यहाँ लिखा है कि यहाँ के जो सोल्डर थे वो नॉट प्रोफेशनल थे, उन्हें ट्रेन नहीं किया गया था किसी भी चीज़ के लिए। बस इन्हें अगर ज़रूरत पड़ती थी तो सिंपल सा एक प्रेसिडेंट है, यानी कि जो आपके किसान हैं उसको भी ये लोग सोल्डर बना दिया करते थे, उसके आपने भी तलवार पकड़ा दी। तो इनके कोई भी सोल्जर जो है वो प्रॉपर वे में तैयार नहीं थे, और ना ही वो बहुत अच्छे से ट्रेन थे। अब इनके सोल्जर जो थे यूरोपियन स्टाइल से बिल्कुल ट्रेन थे, ड्रिल थे, है ना। इसके अलावा डिसिप्लिन भी थे। तो इस तरह से आप लोग इसे लिख सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ देखिए आपका आगे बताते हैं कि किस तरह से कास्ट और कम्युनिटी के ज़रिए से ये लोग जो है मतलब अंग्रेज़ जो थे वो अपना सोल्डर चुनने के लिए ना कास्ट और कम्युनिटी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं रखते थे। वो नहीं मानते थे कि आप कौन है क्या है, उन्हें बस चाहिए अगर आप बहादुर हैं तो आप उनकी फ़ौज में जा सकते थे।
ठीक है, यही चीज़ें यहाँ सारी आपकी आ जाती है। और उसके बाद जो है 1857 का युद्ध के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि किस तरह से ये हुआ था। और उसके बाद अब आपसे कहा गया द समरी ऑफ द चैप्टर फ्रॉम ट्रेडिंग टू टेरिटरीज, यानी ये जो आपका चैप्टर है उसकी समरी में हम कह सकते हैं, वी कैन से ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म वॉज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम द ट्रेडिंग कंपनी और टेरिटरी कॉलोनी पावर। यानी कि अब ये बोलते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ सिर्फ और सिर्फ तिजारत करने के लिए यानी कि बिजनेस करने के लिए आई थी, वो एक टेरिटरीज के ज़रिए यानी कि पूरा पावरफुल बन गई थी। द अराइवल ऑफ न्यू सिस्टम टेक्नोलॉजी इन अर्लियर 19th सेंचुरी ऑल्सो एडेड द प्रोग्रेस दिस प्रोसेस एंड नाउ टेक इट 3 वीक टू ट्रैवल टू इंडिया बाय सी। यानी इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने और ज़्यादा तरक्की करी जब आपकी इस भाप की मशीन आ गई है ना, जिसकी वजह से ये 3 हफ्ते के अंदर ही इंडिया से चली जाया करती थी और 3 हफ्ते में ही वापस भी आ जाया करते थे। This enabled more Britisher and their families to come to a far country like India। और इसी के कारण बहुत दूर दूर से जो आपके ब्रिटिशर थे वो और उनकी फैमिलीज बड़ी आसानी से आ जाती थी। By 1857 the company come to exercise directly rule over about 63% of territories and 78% of population of the इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ठीक है, अब सबकॉन्टिनेंट यानी इंडियन जो महाद्वीप है हमारा, है ना, उसके अंदर लगभग 63 एरियाज जो हैं वो परसेंट और 78% पॉपुलेशन, इतने के अंदर अंग्रेज़ों ने 1857 के बाद पूरी तरह से राज करना शुरू कर दिया था। ठीक है, combined with it indirectly influence on remaining territory and population of the country। और इसके अलावा जो बचे हुए हैं यानी कि अगर आप देखें तो यहाँ पे 78% है, तो आपके 12% यहाँ पे भी बचे हैं। और उसके बाद अगर आप देखें मतलब 22% है ना, 22% यहाँ पे बचे और उसके बाद यहाँ पे भी आप देखें तो कुछ परसेंट बचे। तो जो भी आपके बचे हुए हैं इसके अंदर इन्होंने बोला कि ये कंपनी ऐसा नहीं इन्हें छोड़ रखा था, इनके ऊपर इनडायरेक्टली वे में वो करती थी राज। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड वर्चुअल द होल ऑफ इंडिया अंडर द इट्स कंट्रोल, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में सारा जो हिंदुस्तान था वो आ गया था। अब आपका यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द प्रेसिडेंसी विच वर 3 प्रेसिडेंसीज। अब प्रेसिडेंसीज का मतलब क्या है और कौन से 3 बड़ी प्रेसिडेंसीज थी, इसका आंसर बताइए। चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कॉल्ड द प्रेसिडेंस। ठीक है, प्रेसिडेंसी किसे कहा जाता है कि जो ये लोग एडमिनिस्ट्रेटिव को डिवाइड कर रहे थे उसको प्रेसिडेंसी कहा जाता है, जो कि आपकी 3 मेन थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वह नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हु वाज वारन हैरिस। वारन हैरिस कौन थे, व्हाट वाज हिज रूल इन द एक्सप्रेशन ऑफ द कंपनी पावर, यानी उन्होंने किस तरह से कंपनी के पावर को बढ़ाया। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कौन थे और किस तरह से बढ़ाया कंपनी के पावर को। इसका आंसर ऐसा लिखेंगे कि वर्नन हेस्टिंग्स जो थे वो पहले गवर्नर जनरल थे जिन्होंने जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है वो हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की ताकत को मजबूत करने में किया है। ठीक है, कैसे किया है इन्होंने उस टाइम पे कंपनी के लिए बहुत मतलब बहुत मेन काम किया और उसके अलावा इन्होंने बंगाल, मद्रास ये चीज़ें थी ये अपने कब्ज़े में कर ली थी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसे कर सकते हैं। यहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन है, विच मेजर रिफॉर्म were introduced by the Warren Hastings in the spheres of justice, यानी जस्टिस के स्पेयर में कौन कौन सी चीज़ें बहुत कौन कौन से बदलाव लेके आए थे हस्टिंग्स। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब आप यहाँ से लिख सकते हैं, गवर्नर वाज हस्टिंग द फर्स्ट गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द सर्वल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मर, यानी कि ये पहले गवर्नर जनरल ऐसे थे जिन्होंने जो है कि कानून की तरफ ध्यान दिया था। कब 1772 में इन्होंने एक नया रूल बनाया था जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा था कि हर एरिया में हर डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट होंगे, एक फौजदारी होगा यानी क्रिमिनल होगा और दूसरा आपका सिविल होगा यानी दीवानी होगा। तो इस तरह से आप लोग इसे लिख सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द जॉब ऑफ कलेक्टर। कलेक्टर की क्या क्या जॉब होती थी बताइए। इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, हिज मेन जॉब वाज टू कलेक्ट revenues एंड टैक्सेस एंड मेंटेन लॉ एंड द ऑर्डर ऑन हिज डिस्ट्रिक्ट्स विद द हेल्प ऑफ जज, पुलिस ऑफिसर एंड दरोगास। ठीक है, दरोगा की मदद से, पुलिस की मदद से, जज की मदद से
कानून को बनाए रखना और टैक्स वैक्स को कलेक्ट करना, ये किसका काम था? ये सारे काम थे आपके कलेक्टर्स के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपका अगला क्वेश्चन लिखा है, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन अ मुगल आर्मी एंड कंपनी आर्मी। मुगल आर्मी और कंपनी आर्मी के बीच में जो दो मेन डिफरेंस थे उनके बारे में आपको बताना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ से इन दोनों के बीच में डिफरेंस आप आराम से लिख सकते हैं। आपको दो दो डिफरेंट पूछे गए हैं तो आप लिख सकते हैं कि इनकी जो फौज थी वो जनरली मतलब घुड़सवार ज़्यादा थी, पैदल कम थी, जबकि इनकी ज़्यादातर फौज पैदल थी। इनकी फौज जो है ज़्यादातर घोड़े वगैरह पे आती थी, पैदल कम थी। लेकिन इनकी फौज जो है पैदल ज़्यादा थी जबकि घोड़ों वगैरह पे कम थी। लिख सकते हैं ना आप। इसके अलावा यहाँ लिख सकते हैं कि इनकी फौज जो थी वो मतलब तीरंदाजी या फिर तलवार वगैरह चलाती थी, जबकि इनकी फौज जो है वो क्या चलाती थी? गन चलाती थी। तो इस तरह से ऐसे आप कोई भी यहाँ से लेके यहाँ तक में कोई भी 2 पॉइंट्स आराम से लिख सकते, चाहे ये दोनों लिख दीजिए, है ना, चारों मिला के, चाहे तो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला लिख दीजिए, यानी 2 इसके 2 इसके। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। कि यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा है कि थिंक एंड राइट वाई द इंडियन पीपल वर वर्क एज अ सपोर्ट बॉय फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि जो अंग्रेज़ थे, द ब्रिटिशर, बिकॉज ब्रिटिशर्स यानी कि जो आपके अंग्रेज़ थे उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पे अपना कब्ज़ा जमा लिया था। ठीक है, और वो जो चाहे वो करवा सकते थे। तो इसीलिए उन लोगों को जो है यहाँ के हिंदुस्तानी लोग थे उन्हें वो बात करना पड़ती थी, मानना पड़ती थी, उनके लिए फ़ौज में काम करना पड़ता था। इफ़ दे डू नॉट डू सो, अगर वो ऐसा नहीं करते तो क्या होता, देन द इंग्लिश आर्मी यानी कि जो अंग्रेज़ी फ़ौज थी वो क्या करते, उनको मार भी सकते थे। इसीलिए वो लोग इसमें काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। तो इस तरह से आप लोग इसे लिख लेंगे। आज की वर्कशीट को यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।